हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका एक बार आपके सामने फिर हाजिर हो गई हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस वीडियो लेकर। सो बेसिकली आज जो वीडियो है दैट इज़ रिलेटेड टू यूजीसी नेट दिसंबर 2022। अभी जो प्रीवियस ईयर पेपर हुआ था, यानी कि दिसंबर अटैम्प्ट जो दिसंबर में होना था वो मार्च में जब लिया गया, मार्च 2023 में, उस पेपर के क्वेश्चंस आज हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपको प्रॉपर नॉलेज हो जाए कि अभी रिसेंटली किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इस पेपर के अंदर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के, उसके पर्टिकुलर यूनिट्स के। उन्हीं में से अभी हमने जो क्वेश्चंस इन्वॉल्व किए हैं, इसी तरीके से एक सीरीज़ मेंटेन होगी जिसके अंदर आपको सारे दिसंबर 2022 जो कि मार्च 2023 में लिया गया था उसके सारे अटैम्प्ट के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे देखने को, और उससे रिलेटेड आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन ये पता चल पाएगी कि किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं और पूछे जाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन आ रहा है दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 1। डैश इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि जो कि प्रॉफिट के लिए वर्क नहीं करते, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए होते हैं, इसमें प्रॉफिट जनरेशन उनका मेन मोटिव नहीं होता। ठीक है। सो डैश इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन दैट इनेबल्स द शेयरिंग एंड यूज ऑफ क्रिएटिविटी एंड नॉलेज थ्रू फ्री लीगल टूल्स। समटाइम्स क्या होता है कि काफ़ी जगह ऐसे जो इन्फॉर्मेशंस दिए जाते हैं उसके अंदर आपको प्रॉपर या तो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस मिलते हैं या और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस प्रिपेयर किए जाते हैं या उसमें देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर वही इंस्टीट्यूशंस के बारे में बात हो रही है, वो इंस्टीट्यूशंस जो कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और इनेबल करते हैं, यानी कि यूज़र को प्रोवाइड करते हैं कि वो लीगल टूल्स को यूज़ करके ओपनली या फिर फ्री एक्सेस के थ्रू यूज़ ऑफ क्रिएटिविटी एंड नॉलेज के मदद से कुछ ना कुछ प्रिपेयर कर सके। उनको क्या कहा जाएगा, वो कौन से ऑर्गेनाइजेशन होते हैं? ऑप्शन में दे रखा है आपको क्रिएटिव कॉमन्स, नेक्स्ट ऑप्शन इज शेरपा, सी ऑप्शन इज योर वेबसाइट क्रिएशन एंड द D1 इज डेरिवेटिव क्रिएशन। तो ये चार ऑप्शंस आपको इसके अंदर दिए गए हैं। तो इसी के अंदर अगर हम बात करें आपके ऑप्शंस रिलेटेड, तो शेरपा इसके अंदर नहीं आएगा, ये आपका इंस्टीट्यूशनल रिपोजिटरी है। दैट इज़ नॉट प्रोवाइड एनी लीगल टूल्स और एनी क्रिएटिविटी को सपोर्ट करने के लिए नहीं है। यहाँ पे आपको ओपन एक्स जर्नल एंड डाटाबेसेस ज़रूर मिल जाएंगे, बट और चीज़ें इसके अंदर नहीं मिलेगी। रिपोजिटरीज, ये इसके अंदर आती है, तो शेरपा आपका ऑप्शन यहाँ पर नहीं होगा। वेबसाइट क्रिएशन भी यहाँ पर नहीं आएगा। वेबसाइट क्रिएशन पे भी आपको इन्फॉर्मेशन डालनी होती है या वेबसाइट डेवलपिंग उसके अंदर आ जाएगी, नॉट क्रिएशन के लिए प्रॉपर वो नहीं रहेगा। ठीक है। इसके अलावा अब जो नेक्स्ट करे जाए, डेरिवेटिव क्रिएशन भी इसमें नहीं आएगा आपका। दैट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ कि नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और वो आपको प्रॉपरली क्रिएटिव एक स्पेस दे रहे हैं। वो आपका होता है क्रिएशन कॉमन्स, जिसको आप इंफॉर्मेशन कॉमन्स भी कहते हैं या इस नाम से भी जानते हैं। अगर हम बात करें कि ये टॉपिक कहाँ से लिया गया है, तो दैट इज़ कम अंडर लाइब्रेरी मैनेजमेंट यूनिट से। यूनिट 6 के अंदर आई थिंक आपका 7 या 8 टॉपिक जो है वो इंफॉर्मेशन कॉमन्स के ऊपर है, जो कि क्रिएटिव कॉमन्स भी कहा जाता है। इट्स काइंड ऑफ अ मेकर स्पेस की तरह होता है, जहाँ पे आपको फ्री लीगल टूल्स दिए जाते हैं ताकि जो रिसर्चर्स है, यूज़र हैं, वो अपनी क्रिएटिविटी या जो भी उनको इन्फॉर्मेशन क्रिएट करनी है अपनी यूज़ करके, शेयर करके इन्फॉर्मेशन वो प्रिपेयर कर सके, और दैट इज़ ऑल्सो अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो क्वेश्चन 1 की अगर हम बात करें तो इसका आंसर होगा ए, क्रिएटिव कॉमन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिलेटेबल टू हु सेड वेयर इज द इंफॉर्मेशन लॉस्ट इन डाटा, नॉलेज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन एंड विजडम लॉस्ट इन नॉलेज।
तो दैट इज पर्टिकुलर अ कोटेशन। ये कोटेशन किसने प्रोवाइड की है ये हमें इसके अंदर बताना है, ठीक है। बेसिकली जब हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो आपको कोटेशन में देखने को मिल रहा होगा DIKW, इसकी बारे में बात हो रही है, यानी कि डाटा, इंफॉर्मेशन, नॉलेज और विजडम। दैट इज रिलेटेड टू, इस फील्ड के अंदर रिचर्ड स्प्रिगलिया नहीं है और आपका एलन फ्रॉस्ट नहीं है। दो नाम सबसे ज़्यादा शामिल है, एक तो आपका TS एलियट, एक एकॉफ रशेल, ठीक है। तो ये दोनों नाम में से किसने इस कोटेशन पर्टिकुलर को दिया था या कहा था, वेयर इज द इंफॉर्मेशन लॉस्ट इन डाटा, नॉलेज लॉस्ट इन इंफॉर्मेशन एंड विजडम लॉस्ट इन नॉलेज। तो ये जो कोटेशन है वो दी गई है TS एलिट द्वारा। TS एलिट ने इसको प्रोवाइड किया था। तो आपका ये करेक्ट आंसर होगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, इस पर्टिकुलर कोटेशन का, ऑप्शन डी, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो भी एसोसिएटेड है उस टर्म से उन्हीं ऑथर को रखकर और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3, डैश इज द इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क। इनमें से कौन सा इनफॉर्मल, यानी कि यहाँ पे हमें ध्यान देना है, इनफॉर्मल यानी कि अनौपचारिक। औपचारिक की बात होती है तो फॉर्मल इंस्टीट्यूशन बहुत सारे आते हैं, यूनिवर्सिटीज़, लाइब्रेरीज, कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, बट यहाँ आपकी बात हो रही है इनफॉर्मल की, यानी अनौपचारिक तरीका का कौन सा संगठन है जिससे आप संचार यानी कि कम्युनिकेट कर सकते हो, ऐसा कौन सा इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क ऑर्गेनाइजेशन है इनमें से। तो आइए ऑप्शन की तरफ ध्यान देते हैं। इनविजिबल नेटवर्क, वाइट वाटर रैपिड्स, काम वाटर्स एंड ग्रेप वाइन। तो काफ़ी बार अगर आपने कम्युनिकेशन पहले भी पढ़ चुके हैं इसके ऊपर, या फिर इन लाइब्रेरी साइंस में भी पढ़ा है, तो इनफॉर्मल में ग्रेप वाइन आपने पढ़ा होगा। ग्रेप वाइन होता है, इट्स काइंड ऑफ कि जैसे आपने एक को बात बताई तो धीरे 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 वो हर जगह फैल जाती है, लाइक अंगूर के गुच्छे होते हैं उसकी तरीके से वो फैलती भी चली जाती है, और उससे वो सबसे अच्छा नेटवर्क कहलाया जाता है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क के अंदर। फॉर्मली में हम इसको नहीं लेंगे, पर अगर यहाँ पे बात हो रही है इनफॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क की, तो यहाँ पे आंसर आएगा आपका ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन इज द आंसर ऑफ इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन नेटवर्क। सो योर करंट आंसर इज ऑप्शन डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल नॉलेज कमीशन NKC की रिकमेंडेशन पर विच ऑफ द फॉलोइंग इज सेटअप एज द नोडल एजेंसी। इनमें से कौन सा नोडल एजेंसी की तरह वर्क करता है, किस चीज़ के लिए, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के लिए। NKC का ही एक मिशन है, जैसे नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज है, ऐसे ही नेशनल ट्रांसलेशन मिशन भी है, यानी कि डॉक्यूमेंट को ट्रांसलेट करने का मिशन। वो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को उसने इसका हेड बनाया है या नोडल एजेंसी बनाया है। तो बात करते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की, इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद, RRLF यानी कि राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन कोलकाता, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर, राजा राम मोहन रॉय नेशनल एजेंसी फॉर ISBN न्यू दिल्ली। तो यहाँ पे डी ऑप्शन तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि वो ISBN असाइन करने के लिए बनाया गया, ट्रांसलेशन के लिए नहीं है। RRLF कोलकाता भी आपका नेशनल मिशन के ऊपर वर्क करता है, नेशनल मिशन ऑन लाइब्रेरीज, उसमें इनिशिएटिव है उसका, इसके अंदर नहीं है, इसके अंदर वो एज अ नोडल एजेंसी वर्क नहीं करता, प्रोवाइड करता है सर्विसेज पर एज अ नोडल एजेंसी वर्क नहीं करता। बच्चे आपके दो ऑप्शंस, विच इज इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेजेस यूनिवर्सिटी हैदराबाद, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर हैदराबाद। तो यहाँ पर फॉरेन लैंग्वेजेस वाली ट्रांसलेशन वाला जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो नहीं होगा, ये नोडल एजेंसी नहीं है। ऑप्शन सी इज द आंसर, विच इज सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन लैंग्वेज मैसूर, ये आपका करेक्ट आंसर है, जो अब नोडल एजेंसी की तरह वर्क करता है NKC के अंदर। किस चीज़ के ऊपर, नेशनल ट्रांसलेशन मिशन के ऊपर।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, ड्यूरिंग द मुगल पीरियड द हेड लाइब्रेरियन वाज नोन एज। मुगल पीरियड के टाइम पर लाइब्रेरियन को एज अ लाइब्रेरियन की तरह से नहीं जाना जाता था। किस तरीके से जाना जाता था, किस नाम से जाना जाता था, वो हमें बताना है। सो ऑप्शंस इसके अंदर आपको दे रखे हैं। दरोगा, तो दरोगा आप लोग अभी भी सुनते होंगे, पुलिस रिलेटेड जो भी होते हैं पुलिस फील्ड में, या फिर पुलिस इंस्पेक्टर्स को, या कोई गार्ड या जो भी प्रॉपर इंस्पेक्टर की फील्ड के अंदर है, उसको दरोगा से हम अभी भी डिनोट करते हैं। काफ़ी जगह पे अभी भी डिनोट किया जाता है। तो दरोगा बेसिकली नहीं होगा इसके अंदर। मुहातिम, मुहातिम भी नहीं होगा। मुहातिम भी किसी और चीज़ के लिए यूज़ किया जाता था, लाइक फॉर एग्जांपल जैसे कोई विक्टिम है, आई थिंक शायद उसके लिए यूज़ किया जाता था। बचा आपके दो ऑप्शन, निज़ाम एंड किताबदार। किताबदार वो श्रेणी में नहीं आएगा जो कि लाइब्रेरियन की श्रेणी है, तो ये भी नहीं होगा। अगर आप एकदम से पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि किताबदार ही लाइब्रेरियन है, बट नहीं। उस टाइम पे निज़ाम की नाम से लाइब्रेरियन को डिनोट किया जाता था, इस नाम से उसको बुलाया जाता था, या फिर उसके नाम से उसको एक्सेस किया जाता था एज अ लाइब्रेरियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनेक्टेड इन द प्री इंडिपेंडेंट इंडिया। उससे पहले कौन सा फर्स्ट पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट इनेक्ट हुआ था, जबकि इंडिपेंडेंट इंडिया नहीं बना था। ठीक है, यानी कि देखो, अगर आप लाइब्रेरी लेजिस्लेशन की बात करें तो वो भी 1948 से स्टार्ट है, इंडिपेंडेंट के बाद से। तो यहाँ पर पहले का पूछा जा रहा है कि कौन बना था। ऑप्शंस पढ़ लेते हैं। कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट, मद्रास पब्लिक लाइब्रेरीज एक्ट, बड़ौदा पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट बड़ौदा, ट्रेवनकोर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। तो ये सब आए थे, ट्रेवनकोर भी आया था, मद्रास भी आया था, बड़ौदा भी आया था, बट सबसे पहले आया था आपका कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट। बहुत पहले प्री इंडिपेंडेंट के अंदर सबसे पहला जो आया था वो आपका कोल्हापुर एक्ट आया था। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। लेजिस्लेशन में आपको पोस्ट इंडिपेंडेंट के दे रखे हैं। यहाँ पर जो फर्स्ट लाइब्रेरी का एक्ट आ गया था उस टाइम पर प्री इंडिपेंडेंट एरा में, वो आपका कोल्हापुर पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट था। नेक्स्ट इज द फर्स्ट लाइब्रेरी कमेटी। यहाँ पे बात हो रही है लाइब्रेरी कमेटी की कि कौन सी पहली लाइब्रेरी कमेटी है फॉर अ यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। बाकी लाइब्रेरी को हम यहाँ पर कंसीडर नहीं कर रहे, एकेडमिक में से यूनिवर्सिटी को कर रहे हैं। इन इंडिया वाज कंस्टिट्यूटेड एट, सबसे पहली लाइब्रेरी कमेटी ये पूछ रहे हैं जो कि यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी के लिए बनाई गई थी, उसको ध्यान में रख के बनाई गई थी, वो इनमें से कौन सी है। कमेटी की अगर बात करें, मद्रास यूनिवर्सिटी मद्रास, बॉम्बे यूनिवर्सिटी बॉम्बे, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी वाराणसी, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा कैलकटा। तो इनमें से कौन से में सबसे पहले लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई थी, तो वो आंसर है आपका यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा के ही अंदर सबसे पहले लाइब्रेरी कमेटी बनाई गई। उसके बाद सिमिलर देख के बाकी सब लाइब्रेरी कमेटीज़ का निर्माण हुआ या उनको बनाया गया। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो बनी थी लाइब्रेरी कमेटी दैट इज़ योर यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा, और जो कि कैलकटा में सिचुएट है। ठीक है, ये इसके अंदर प्रोवाइड किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, हु चेयर्ड द कमेटी कंस्टिट्यूटेड टू फॉर्मुलेट नेपलिस इन 1985। नेपलिस के अंदर 1985 में कौन कमेटी का चेयरपर्सन था या कौन मेंबर था जब वो बनी थी 1985 के आसपास नेपलिस। तो यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, पीबी मंगला, डीपी चट्टोपाध्याय, ए नीलांगमम, एसी टिकेकर। ये ऑप्शंस आपको दे रखे हैं। तो ये दोनों तो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं है, पीबी मंगला भी इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं थे। दे आर ऑल फ्रॉम डिफरेंट कमीशंस और कमेटी। बात करें नेपलिस की तो उससे जो एसोसिएटेड थे दैट इज डीपी चट्टोपाध्याय। सो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डीपी चट्टोपाध्याय। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस थे जो कि हमने कंक्लूड करे यूजीसी नेट जो आपका लास्ट अटेम्प्ट अभी गया है उससे, ताकि आपको एक हिंट हो जाए या आपको एक पता चल जाए कि किस टाइप का क्वेश्चन का ओरिजिनेट है। मे बी
पैटर्न यही सेम रहे, क्वेश्चंस चेंज हो जाए, तो वो चीज़ आपको अच्छे से इसमें देखनी है और फिर एक्सेस करनी है। तो ये इसकी फर्स्ट सीरीज़ थी, पार्ट 1 था। इसी के बाद और पार्ट्स आएंगे जिसके अंदर हम इन्हीं के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और पूरा पेपर का जो पूरा सॉल्व एक्सेस होगा वो आपको मिल सकेगा। तो अभी किसी भी डेट के अंदर आपका एडमिट कार्ड या फिर सिटी अलॉटमेंट हो सकता है। होप सो आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही हो। उसी के लिए अगर आप प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स को भी एक्सेस कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बिकॉज ये जस्ट इसी से पहले वाला ही अटैम्प्ट है जो कि दिसंबर 2022 का था, मार्च 2023 में लिया गया था। तो इसी तरीके से हम इस पेपर का पूरा ऐसे ही क्वेश्चन एंड आंसर जो भी हैं सॉल्व क्वेश्चन एंड आंसर आपको प्रोवाइड करेंगे। इसके अलावा आपको पता चलता रहेगा कि किस टॉपिक में से ज़्यादा लिया जा रहा है, किस तरीके से क्वेश्चन बनाए जा रहे हैं, कुछ आइडिया आपको लग जाएगा ताकि आप अपने जून अटैम्प्ट की तैयारी बहुत अच्छे से कर सकें। तब तक के लिए वीडियो को एक्सेस कीजिएगा एंड नेक्स्ट वीडियो के लिए स्टे ट्यून्ड। थैंक यू सो मच।